में आप सभी का स्वागत है। 2000 बड़े संघर्षों के बाद उत्तराखंड का निर्माण हुआ। 23 वर्षों में उत्तराखंड क्या था, किस लिए बना था, क्या मिलना चाहिए था और क्या मिला, आज भी चर्चा का विषय है। हकीकत यह है कि उत्तराखंड के लोग, जिन्होंने निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, आंदोलन किए, यहाँ की मात्र शक्तियों ने जिस तरह का त्याग, तपस्या, बलिदान दिया, क्या उन्हें अपना उत्तराखंड जिसके लिए उन्होंने संघर्ष किया था वह मिला कि नहीं, ये बहुत से विषय हैं जिस पे चर्चा होनी चाहिए और चर्चा चल भी रही। उत्तराखंड के साथ 2 और राज्यों का निर्माण हुआ था। अगर तुलना किया जाए तो वह 2 राज्य कहाँ हैं और उत्तराखंड कहाँ है, ये भी चर्चा का विषय है। पहाड़ी राज्य है, पहाड़ के कोने तक विकास पहुंचना चाहिए था। सबसे ज्यादा पलायन उत्तराखंड से हो रहा था, पलायन रुकना चाहिए था। बेरोजगारी बहुत ज्यादा थी उत्तराखंड में, रोजगार के संसाधन तलाशे जाने चाहिए थे। ये महत्वपूर्ण विषय थे जिसके लिए संघर्ष हुआ। संघर्ष का दौर था, 90 का दशक था। हमारे दर्शक में बहुत से ऐसे लोग हैं जो 90 के दशक में अखबारों में पढ़ा करते रहे होंगे कि उत्तराखंड की मात्र शक्तियां सुबह अपना परिवार देखती थी, उसके बाद राज्य मांगने के लिए सड़कों पर उतरती थी। उनकी सुनी गई। 2000 में राज्य का निर्माण हुआ। राज्य के निर्माण के बाद संघर्ष लगातार जारी है, आंदोलन का दौर चल रहा है। कई विषय आए जिस पे आंदोलन भी हुआ और वह आंदोलन की गूंज सुनाई भी थी। आजकल आप लोगों ने फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, उस पर आप देख रहे होंगे कि बहुत बड़े आंदोलन की तैयारी चल रही है। आंदोलन की तैयारी चल नहीं रही है, कल है। भू कानून को लेकर भू कानून, अपना भू कानून मांगा जा रहा है, पहाड़ के लिए मांगा जा रहा है और पहाड़ के लोग मांग रहे हैं। मांगना भी चाहिए। जब इन्होंने संघर्ष करके अपने लिए राज्य मांगा है तो भू कानून भी तो उन्हीं का होना चाहिए, दूसरे का नहीं होना चाहिए। बार बार भू कानून बदलते रहते हैं। आज भी अगर देखा जाए तो अगर एनडी तिवारी के समय का भू कानून अगर आप उठा के देखेंगे, खंडूरी जी के समय का देखेंगे, उसके बाद त्रिवेंद्र जी के समय का भी देखेंगे, आज धामी इतिहास में लिख सकते हैं। कल बहुत बड़े आंदोलन की तैयारी है, उसी आंदोलन की तैयारी पर हम चर्चा करेंगे। मुख्य भूमिका और मुख्य बिंदु उसी भू कानून को लेकर के है। इस महत्वपूर्ण चर्चा में हमारे साथ कांग्रेस की पूनम भंडारी जी है। पूनम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पूनम भंडारी जी है, उनका बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के संदीप राणा जी है, युवा चेहरा है, संदीप जी बहुत बहुत स्वागत है। इनके साथ प्रदीप कुकरेती जी हैं। कई बार आपने इनका चेहरा देखा होगा, इनका सुना होगा, इनका दर्द भी सुना होगा। मैं तो कांग्रेस भाजपा को उस विषय पे नहीं लाऊंगा, लेकिन मैं चर्चा में लाऊंगा। लेकिन प्रदीप जी को जरूर मैं कहूंगा, इनका दर्द हमने देखा है। इनका दर्द इसलिए देखा है कि संघर्ष के दौर में थे, राज्य इन्होंने मांगा तो उस राज्य में महत्वपूर्ण भूमिका में थे, और जब राज्य बना तो उनकी पीड़ा आज तक चली आ रही है। ये राज्य आंदोलनकारी से आते हैं और आज भी कई विषय पर लेकर के ये संघर्ष करते रहते हैं। सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा, मंत्रियों के सामने विरोध उग्र में करते हैं, अपनी बात को रखना चाहते हैं, रखते भी हैं। अब कितने दूर तक सफलता मिलती है ये तो यही जानते हैं, या वो विषय बता सकता है जिसमें उनको सफलता मिली। सबसे पहले हम उन्हीं के पास चलेंगे। प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। 23 वर्ष हो गए, बहुत कुछ सोचा होगा आपने भी, बहुत कुछ सोचा होगा पहाड़ के लोगों ने। तो क्या जिन महत्वपूर्ण विषय को लेकर के राज्य का निर्माण हुआ था, आज वह निर्माण आपको लगता है ईमानदारी निर्णय हुआ था, या आज भी आप अपने आप को बेईमानी या ठगा महसूस करते हैं? प्रदीप जी। देखिए, निश्चित रूप में हम लोग जिस प्रकार से जो हमारी जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, सीमांत प्रदेश है, और हमारी जो बिल्कुल परिस्थितियां हैं, हिमालयी राज्य के नाते भी मैं कह रहा हूँ, और जो हमारा विशेषकर क्योंकि पहाड़ी राज्य 9 जिले थे जिसके लिए विशेषकर ये राज्य की लड़ाई लड़ी गई,
और मैं समझता हूँ कि शायद इतनी सादतें या तो मैंने कभी महाराष्ट्र और गुजरात में देखी थी जो शहीद हुए थे, या फिर उत्तराखंड के मूवमेंट में मैंने देखा है कि 42 के ऊपर सादतें थी। निश्चित रूप में उत्तराखंड विकास के पथ पे लगातार आगे बढ़ रहा है, लेकिन विकास किस प्लानिंग से हो रहा है, किस नीति से हो रहा है, किस नियमों से हो रहा है, उसमें जिन उद्देश्यों को लेकर इस राज्य की परिकल्पना की गई थी, जल जंगल जमीन के उस पर हम दम भरते थे कि शायद इससे हमारा रेवेन्यू जनरेट होगा, हम लोग इसको, क्योंकि ये हम इसको सीधे सीधे भारत का माथा इसको मानते हैं, और माथा अगर सुदृढ़ नहीं रहेगा, सही नहीं रहेगा, संवरा हुआ नहीं रहेगा, तो निश्चित रूप में कहीं ना कहीं वो चीजें प्रभावित होती हैं। तो रोजगार को लेके था, संस्कृति को लेके था, तमाम चीजें हम लोग, एनवायरनमेंट को हम मेंटेन करते हैं, वनों को हम लोग मेंटेन करते हैं, सारी चीजों को, तीर्थाटन से लेके तमाम जो है, पर्यटन से लेके तमाम चीजों को लेके था। लेकिन आप देख रहे हैं कि लगातार जिस परिस्थितियों में हम लोगों ने प्राथमिक शिक्षा से लेके बाद में पढ़ाई करके हम लोग आगे बढ़े, जो जहां सक्षम हो सकता था, और ये आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश के जमाने से ही या तो यहाँ सेना में जाते थे, या फिर राजकीय सेवा में जाते थे, या फिर केंद्रीय संस्थानों में जाते थे, लेकिन और या फिर होटल इंडस्ट्री में जो लोग गए हैं। अब आप ये देखिए कि राज्य बनने के 23 साल बाद भी बेरोजगारी का जिस प्रकार से जो आंकड़ा है, आज अच्छी एजुकेशन मिलने के बावजूद, हाई क्वालिफिकेशन के बावजूद हमारा बालक अगर घूम रहा है, उसके पास अपना क्या कारण है, उसको उसका मूल निवास से विरक्त कर दिया गया, वो जो सब्सिडियां मिलनी थी उससे विरक्त कर दिया गया। आप ये देखिए भू कानून जो 371 के पैटर्न पे सभी राज्यों में, आप आंध्र प्रदेश, पंजाब, पूरा तमिलनाडु, जहां भी आप जाएंगे, और अगर हिमालय वाले राज्य पकड़ेंगे, उनके यहाँ और विशेषताएं मिलेंगी आपको। तो हमें हिमालय से अलग क्यों कर दिया गया? मुझे इस बात की पीड़ा है कि जो प्रत्येक राज्य के अंदर एक नीति बनाई गई, हमारे राज्य ने नीति नहीं बनाई। आज भी हम कई चीजों की उत्तर प्रदेश की फोटो कॉपी कर रहे हैं, जब हमने फोटो कॉपी ही करनी थी, इससे बढ़िया सुविधाएं तो कई चीजों में हमें उत्तर प्रदेश में मिलनी थी। हम अगर मेडिकल में जाते थे, पॉलिटेक्निक में जाते थे, ITI में जाते थे, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे ऐसे संस्थानों में जाते थे, हमारा डोमिसाइल लगता था और उसमें मेरिट के हिसाब से हम लोग पार्टिसिपेट करके निकल जाते थे। लेकिन आज ये स्थिति हो गई है कि जो छोटे ठेकेदार हैं, वो भी ठेकेदारी नहीं कर सकते अपनी, जो छोटे छोटे सड़कें बनाते थे और मजबूत सड़कें बनती थी, आज ऐसी कंडीशन लगा दी गई है कि आप 50 अरब रुपए का, 50 लाख रुपए का, 50 करोड़ रुपए का, इस तरह कंडीशन है कि वो जो स्थानीय व्यक्ति है, ये पूरे ये यहाँ के लिए नहीं है कि केवल पहाड़ तक है, ये भगवानपुर से लेके पिथौरागढ़ से लेके तमाम चक्रोता चमोली तक वो लोग भी प्रभावित इसमें हो रहे हैं। उसमें मूल निवास में भी वो प्रभावित हो रहे हैं और उसमें भू कानून में भी वो लोग प्रभावित हो रहे हैं। वो क्या है कि हमारी भूमि छिनती चली जा रही है। पूनम जी, हर आदमी कहता है कि जब 2002 में आप लोग सत्ता में आए, कांग्रेस सत्ता में आई, 2000 से 7 का जो दौर था वो बड़ा स्वर्णिम था। एन डी तिवारी जी मुख्यमंत्री थे, विकास की जो गाथा उन्होंने लिखी, नो डाउट कोई भी उससे इनकार नहीं कर सकता कि जो विजनरी या जो विजन था उनके पास, उस तरह से उन्होंने यहाँ पे विकास करने का प्रयास किया। 10 वर्ष आप सत्ता में रहे, लेकिन जो आज पीड़ा है कि भू कानून को लेकर के है, ये एक मजबूत भू कानून क्यों नहीं आ पा रहा है? पूनम जी, हमने देखा कि उत्तराखंड में 1950 से जैसे हमने देखा था कि हमें कानून दिया गया था कि जो यहाँ पर निवास करेगा, मूल निवास, उसको ही मतलब वो माना जाएगा, भू कानून के अंतर्गत लिया जाएगा। लेकिन जब सरकार ने क्या किया कि जब ये 2000 में यहाँ पर आई सरकार, तो इन्होंने जब 9 नवंबर और 2000 को मतलब हमारा जब स्थापना दिवस मनाया जाता है, तो उस समय इन्होंने क्या किया कि ये नियम बना दिया कि इस भू कानून को हम खत्म कर रहे हैं। मतलब पहले हमें 500 वर्ग मीटर वो मिलता था यहाँ पर जमीन, तो इन्होंने बाद में कह दिया कि नहीं, 250 वर्ग मीटर जमीन दी जाएगी। तो इन्होंने ऐसे निर्धारित कर दिया, और इससे क्या हुआ कि पूरे मतलब उत्तराखंड में ये एक नियम बनाया, तो लेकिन इस नियम पर कोई वो नहीं दिया गया आज तक भी ध्यान। और मैं आपको जानकारी देती हूं, ये जो 250 वर्ग मीटर का भू कानून के तहत आप जिक्र कर रहे हैं, वह कानून आज भी है, आज भी वह कानून है। उसके तहत आप अगर उससे ज्यादा जमीन लेते हैं, किसी जमीन लेते हैं, तो आपको परमिशन लेनी पड़ती है। हो सकता है उस परमिशन लेने में आपको ज्यादा मशक्कत न करनी होती हो सकता है उसको आप कटघरे में खड़ा कर सकते हैं कि उसके ऊपर जमीन लेने वाला इधर उधर करके लोगों को मोबिलाइज करके कर लेता है। लेकिन 250, पहले जो 500 की आप बात कर रहे हैं, वो कम करके
जो 250 किया गया तो अच्छा किया गया था ना, कि ज्यादा लोग, अगर मान लीजिए कोई बहुत ज्यादा आना चाहता है, क्योंकि आप मूल निवासी के ही दिया था ना, जो पहले वो बना था, लेकिन ये तो अब जो सरकार आई 250 उन्होंने तब किया, जो मतलब बाहर से भी यदि कोई आता है तो उन्होंने कहा था। चलिए ठीक है, मैं आपको अभी कई विषय पे और भी आपसे जानकारी ली जाएगी। संदीप राणा जी, आप पर्वतीय क्षेत्र से आते हैं और उत्तर प्रदेश की भी आप जब युवा थे तो पॉलिटिक्स देखते थे, लेकिन ये जो संघर्ष है, जो पहाड़ का संघर्ष है, आज लगता है कि पहाड़ की तरफ विकराल हो चुका है। हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। हर संघर्ष, छोटे संघर्ष को भी पहाड़ की तरफ बनाया जाता है। भू कानून इतना बड़ा विषय नहीं है। पहाड़ के लोगों को अपना कानून बनाने के लिए सत्ता कोई भी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कोई मुख्यमंत्री हो, कितना समय लगना चाहिए साहब। यहाँ के लोगों को अगर यहाँ के हिसाब से कानून नहीं मिलेगा तो क्या महाराष्ट्र और गुजरात की तरह कानून यहाँ बनेगा? संदीप राणा जी, यहाँ पर बहुत अच्छी बात गुप्रीति जी और कंडारी जी और आपकी रख रहे हैं। मैं सबसे पहले तो, जैसा गुप्रीति जी ने कहा कि उत्तराखंड में बड़े संघर्षों के बाद बना है, मुझे इस बात का गर्व होता है कि उत्तराखंड राज्य है, जिस राज्य को लेकर के हमारी माताओं बहनों ने, विशेषकर युवा वर्ग ने, और इतना ही उस समय के सारे जो हमारे कर्मचारी संगठन ने, सबने मिलकर के बड़ा संघर्ष किया। उस संघर्ष को अंजाम तक पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। तत्कालीन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री रहे दिवंगत नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उत्तराखंड राज्य बनाया। और उत्तराखंड राज्य बनाने के बाद, जैसा आपने कहा, अभी कहा कि तिवारी जी के कालखंड में बहुत सारा काम हुआ, मैं इस बात को कहना चाहता हूँ, अटल जी ने राज्य भी बनाया, राज्य के साथ औद्योगिक पैकेज भी दिया, और इतना ही नहीं, विशेष राज्य का दर्जा भी दिया। और औद्योगिक पैकेज देने के बाद उत्तराखंड की विकास की गति को बड़ी तेजी से प्रदेश आगे बढ़ा। विशेष राज्य का पैकेज साथ में था। और जब केंद्र में 2004 के बाद कांग्रेस की सरकार आई, उन्होंने उत्तराखंड के विकास को रोकने का काम किया। उन्होंने हमारा जो औद्योगिक पैकेज था उसको खत्म करने का काम किया। जो विशेष राज्य का दर्जा अटल जी ने दिया था, उस दर्जा को खत्म करने का यदि किसी ने काम किया तो कांग्रेस ने किया। कांग्रेस ने हमेशा इस राज्य के साथ छलावा करने का काम किया। इतना ही नहीं, किस समय विशेष राज्य का दर्जा खत्म किया गया था? 2007 में। 7 में, ठीक, मान लिया। पिछले कितने, उसके बाद आपकी सरकार कितने वर्षों से है? 13 वर्ष। एक मिनट साहब, 13 वर्ष में कितने साल आप डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, उसके लिए आपने प्रयास किया? श्रीवास्तव साहब, मेरी बात को सुनिए। 10 वर्षों का कालखंड 2004 से 2014 तक उत्तराखंड का विकास ठप हुआ जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। और जब उत्तराखंड ही नहीं पूरे देश के आशीर्वाद से, सर मैं मान लिया कांग्रेस ने लूट लिया, बर्बाद कर लिया, सब कुछ कर लिया, मैं सब कुछ आपकी बात मानने को तैयार हूँ। उसने कांग्रेस ने उत्तराखंड को नहीं, पूरे देश को लूट लिया, बर्बाद कर लिया, सारे कांग्रेसी चोर है, आपकी सब बात मान लेता हूँ। एक मिनट मैडम, लेकिन जो औद्योगिक पैकेज या जिस पैकेज की आप बात खत्म कर रहे हो, डबल इंजन के साथ आपकी सरकार पिछले दिनों, कितनों दिनों से आपने मिला या ना मिला, छोड़ो, प्रयास क्या किया? मैं कह रहा हूँ, जब 2014 के बाद केंद्र में जब मोदी जी की सरकार बनी और मोदी जी की दूरदृष्टि से आज उत्तराखंड का चहुमुखी विकास हो रहा है। जो यह प्रदेश देवभूमि है, देवभूमि के अनुरूप यहाँ का विकास हो रहा है। आज आप देखेंगे जो 4 धाम हमारे हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीकेदार, जो यहाँ की रीढ़ है आरसीपी की, आज केदारनाथ को संभालने का काम, आज बद्रीनाथ जी को संभालने का काम। इतना ही नहीं, जो सड़कें हैं आप देखेंगे, जैसी सड़कें प्लेन में हुआ करती थी, देहरादून और उधम सिंह नगर क्षेत्र, आज ऐसी सड़कें, डबल लाइन सड़कें आप देखेंगे। पहाड़ों में जो है 4 लाइन सड़कें बन रही हैं, रेलवे देने का काम है। निश्चित रूप से मोदी जी की नजर उत्तराखंड पर है। मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में उत्तराखंड निरंतर प्रगति और उन्नति के पथ पर अग्रसर है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मोदी जी का। अनेक कल्याणकारी योजनाएं, केंद्र की योजनाएं हमारे प्रदेश में चल रही हैं। अब आपकी बात से सहमत हूँ साहब, योजनाओं से जो है हमारा प्रदेश। संदीप भाई, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन औद्योगिक पैकेज की आपने बात की थी, इसलिए हमने कहा, इसलिए मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि विकास तो चल रहा है और नो डाउट पहाड़ पे जो रिक्वायरमेंट है, हो सकता है कि अति आधुनिकता में कुछ डेवलपमेंट जो चल रहा है वो पहाड़ के हिसाब से ना हो रहा हो, लेकिन विकास तो चल रहा है। मैं आपके पास लौटूंगा। प्रदीप जी,
विकास तो एक सतत प्रक्रिया है, होनी भी चाहिए, अच्छा भी है, लेकिन पहाड़ पे विकास क्या पहाड़ के हिसाब से होना चाहिए या मैदानी इलाके के हिसाब से होना चाहिए? देखिए, निश्चित रूप में विकास एक सतत प्रक्रिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप ये देखिए कि आपने कई चीजों को देखा होगा, मैं पुनः इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि ये सीमांत प्रदेश है, संवेदनशील प्रदेश है, और जिस प्रकार से हम लोग दो अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से जुड़े हुए हैं, जहां पे तकनीकी रूप से ये जो ऑल वेदर रोड है, ये उत्तराखंड के विकास के लिए कम और हमारी सीमा सुरक्षा की दृष्टि से ज्यादा जा रही है। दूसरी बात, लेकिन इसमें मुझे दुख इस बात की है, पीड़ा इस बात की है कि अभी अगर आप ये ऑल वेदर रोड अगर आप देखेंगे, सिलक्यारा अभी ताजा हुआ है, उससे पहले हमारे सामने कई घटनाएं हर साल, कुछ चीजें जो तकनीकी हैं उसको तकनीक के सहारे से उसको पूरा करना चाहिए। अगर हम उसको विकास को जिद में अड़ जाएंगे तो निश्चित रूप में वो विनाश की तरफ जाएगा, उसमें कहीं ना कहीं केंद्र सरकार का पैसा भी जाएगा, बेकार जाएगा। लेकिन उसमें क्या है कि इतनी जल्दीबाजी में बात ऑल वेदर रोड की नहीं है, बात रेलवे की नहीं है, या बात और हमारे पावर प्रोजेक्ट की नहीं है। हमने उनकी पूरी जो है जानकारी क्या उसके हिसाब से ली गई, क्या हमारे जो है पूरे इतने हमारे IITian है यहाँ पे, रुचि है, कई ऐसे हमारे पास है जो हमारे संस्थान है, पूरे जो संस्थान है, क्या उनकी रिपोर्ट को क्लब करके उसमें काम किया गया? नहीं किया गया। जब नुकसान हो जाता है तब सबकी जो समीक्षा हम आपके चैनलों पे देखते हैं, हम प्रिंट मीडिया में देखते हैं, और उसके बाद फिर हम बैकफुट पे आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उसमें जो है प्लानिंग के हिसाब से काम करने की आवश्यकता है। प्रदीप जी, मुख्यमंत्री जी ने भी कहा भू कानून को लेकर के कमेटी बनाई गई थी, उसकी समीक्षा की जा रही है, उसको कैबिनेट में भी लाया जाएगा, और जो पहाड़ के लिए व्यवस्थित होगा, पहाड़ के अनुरूप होगा, पहाड़ के पहाड़ियों के लिए होगा, उसे लागू किया जाएगा। कल आप लोग आंदोलन करने जा रहे हैं, क्या तैयारी है, क्या स्वरूप है, और सरकार को आप क्या जताना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं कि किस तरह का भू कानून? कोई एक आपके पास भी ब्लूप्रिंट होगा ना कि आप चाहते हो कि पहाड़ का स्वरूप, पहाड़ के भू कानून का रूप, या पहाड़ियों के लिए क्या फायदेमंद है, क्या तैयारी है आपके साथ? देखिए, इसमें संजय जी मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि प्रत्येक राज्य की अपनी व्यवस्था होती है, और विशेषकर फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो 7 सिस्टर्स हमारी हैं, जो हिमालयी राज्य हैं, तो हिमालयी राज्य में उत्तराखंड के साथ सौतेला व्यवहार क्यों हो रहा है? हमारा राज्य, हमारी ब्यूरोक्रेसी उसकी पॉलिसी को क्यों नहीं बना पा रही है? 371 के पैटर्न पे हमारे मूल निवास से लेके भू कानून से लेके तमाम चीजों की सुविधाओं को क्यों नहीं बनाया जा रहा है? क्यों हमारे राज्य ने गलती करी? छत्तीसगढ़, झारखंड का आपने नाम लिया, हमने तो शहादत देके इस राज्य को प्राप्त किया, और वो एक एक्ट के अकॉर्डिंग उनको जो है उनको संघर्ष उन्होंने किया। लेकिन आप उन तीनों का कंपैरिजन कीजिए, आप उनके जो है उनके पिछले हिस्ट्री को देखिए, तो निश्चित रूप में उसमें सरकार और ब्यूरोक्रेसी को उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से, अध्ययन के हिसाब से काम करना चाहिए था। लेकिन हो क्या रहा है, अगर आप पिछले 23 साल का रिकॉर्ड देखें, उत्तराखंड के अंदर केवल प्रयोगशाला हो रही है, हर चीज में यहाँ पे प्रयोगशाला होती है। आप बड़ा डैम बना सकते हैं, नई सरकार आती है या छोटे डैम बनेंगे या और वेदर बनेगी, कोई कहता है ये नहीं बनेगा। यहाँ हमारे को मतलब आज तक तो स्थायी राजधानी नहीं दे पाए, आज तक हमारे को हमारा मूल निवास नहीं दे पाए, जो बंद कर दिया पिछले 10-15 सालों से। हमारे जो है स्थानीय लोगों को जो उद्योग में रोजगार मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया, वो बिल्कुल 70% में पालन नहीं हो रहा है। आप 4th क्लास की नौकरी तक हमारे हाथों से जा रही है, छोटे ठेकेदार की आपको ठेकेदारी नहीं मिल पा रही है। आप ये देखिए कि जो ठेकेदारी एजेंसियां होती हैं, जो कर्मचारी कामगार देते हैं, आप अगर कामगार से आप जैसे डील करते हैं, वो एजेंसियां भी बाहर से आ रही हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि किसी भी आदमी के लिए रोजगार, व्यापार, नौकरी करने के लिए स्वतंत्र है। मैं पंजाब में रहा हूं, मैं हरियाणा में रहा हूं, मैं दिल्ली में रहा हूं, मैं पूरे तमाम में हरिद्वार में रहा हूं, तत्कालीन उत्तर प्रदेश में रहा हूं, लेकिन इस तरह का झोल झाप मैंने कहीं नहीं देखा जैसे उत्तराखंड के अंदर हो रहा है। और रही बात कल की उसकी, मैं इस बात के लिए मुझे फक्र है और उस देवभूमि को, उन शहीदों को नमन करता हूं। संजय जी, आपने देखा होगा जब भी मोदी जी आ रहे हैं, राहुल जी आ रहे हैं, जो भी आते हैं, उनके लिए रात ही रात कार्यकर्ताओं की बसों की लिस्ट बनानी पड़ती है, जिम्मेदारी देनी पड़ती है। हमारे यहाँ वो नहीं है, हमारे यहाँ स्वस्फूर्त है, हमारे यहाँ स्वस्फूर्त होता है, और हमें ये टेंशन नहीं कि रुकेंगे कहाँ, ठहरेंगे कहाँ। हाँ, अगर हमने कोई विशेष आयोजन किया है उसके लिए हम व्यक्त करते हैं कि मेहमान हमारे आ रहे हैं, लेकिन ये जन आंदोलन की तरफ पे जा रहा है। और आप कल देखिए कि बिना बुलाए हुए मुंबई से प्रतिनिधित्व है, लखनऊ से प्रतिनिधित्व है, दिल्ली से प्रतिनिधित्व है, तमाम जो जिलों से और राज्यों से यहाँ पे प्रतिनिधित्व होगा, और उत्तराखंड के तो लोग ही हैं। चलिए पूनम जी, पूनम जी, भू कानून के समर्थन में आप लोग भी हैं, आप लोग भी चाहते हैं कि पहाड़ के लिए, पहाड़ियों के लिए एक ऐसा सुंदर स्वरूप के साथ ऐसा कानून बने
जिससे इस प्रदेश का विकास भी हो, सुंदरता भी बची रहे, यहाँ का कल्चर भी बचा रहे। हम भी देख रहे हैं कि जैसे अग्निवीर योजनाएं आ जाती है और पहाड़ में देख लीजिए, आप देख रहे हैं IT पार्क में, तो आप विशेषकर देखिए देहरादून में ही अगर आप देखना चाहे, इतने पेड़ काट दिए, वो तो ऑलरेडी सुंदर था और ऑलरेडी वो रोड इतनी चौड़ी थी तो काट दिए गए। और जैसे देहरादून में जगह जगह पे ऐसे बिछा रखी है तारे, स्मार्ट सिटी ये लोग बोलते हैं, तो इस तरीका का विकास किया जाए और अग्निवीर योजना को लाते हैं और दिखाते हैं कि हम रोजगार दे रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि ये कैसी खोखली योजना है, मतलब इसमें कितना आदमी वो कर पाता है। और हम चाहते हैं कि एक ऐसा भू कानून आओ जिसके अंतर्गत मतलब पहाड़ के लोगों को विशेष वो मिल सके, क्योंकि यहाँ पर जो पहाड़ी लोग हैं उन्होंने इतने संघर्ष किया, हमारी माता बहनों का आपने देखा कि कितने मतलब उन्होंने संघर्ष करे, मसूरी और खटीमा जैसी चीजों को हम आज भी भूल नहीं सकते हैं। महिलाएं आगे आई हैं, उन्होंने गोलियां खाई हैं और उसके बाद हम लोगों ने उत्तराखंड जैसे उसको पाया है। और हमने देखा है कि हमारे सुंदरलाल बहुगुणा जी जो पेड़ों के लिए इतना लड़ाई लड़ी और हमारी गौड़ा देवी ने भी आगे आके आज उन सब चीजों को भुला दिया जा रहा है। और जब मोदी सरकार यहाँ पर आती है तो इतना सजा दिया जाता है, पूरा शहर का शहर, इतना पैसा जो उस पर लगाया जाता है वो हमारे अगर इस उत्तराखंड पर लगाया जाए और कानून पर कोई सोचा जाए या मूल निवास पर सोचा जाए तो हमें उत्तराखंड में लड़ाई ना लड़नी पड़े और इतनी पलायन ना हो। मैडम आपको ये अधिकार है इस तरह की बात करने का, 10 साल आप भी सत्ता में, आपने भू कानून के विषय में सोचा? नहीं, क्लियर बात है कि 10 साल बहुत बड़ी चीज होती है। और जो बातें आज आप भाजपा के ऊपर आरोप लगा रहे हो, आप अभी 10 साल रहे हो और आपके ताकतवर मुख्यमंत्री एनडी तिवारी जैसा शख्सियत रहा हो, हरीश रावत जैसा शख्सियत रहा हो, उसके बाद आप जरा बताओ आपने क्यों नहीं सोचा? आज आप आरोप लगा रहे, मैं मान गया आपकी बात कि लेकिन इस तरीके की कोई चीजें तो नहीं की ना उन्होंने, कि उन्होंने बिल्कुल ही मतलब उत्तराखंड का विनाश की तरफ जा रहे हो, ऑल वेदर रोड जैसे वो लगा रहे हो और टनल, ये अलग विषय है, वो अलग विषय है। पूनम जी वो अलग विषय है कि विनाश पे चढ़ के विकास किसी को नहीं चाहिए, ठीक है। और अगर हम आज विकास कर रहे हैं और विकास के नाते कहीं विनाश हो रहा है तो उसमें भी बड़ी चर्चा होनी चाहिए। चिंकारा की बात की इन्होंने, मैं मान गया, उसके पहले भी अभी जोशीमठ की दीवारों में दरार आ गया, वो भी मैं मान गया। आज केवल चर्चा मैं आपके साथ और अपने पैनल के साथ चर्चा कर रहा हूँ भू कानून पे। भू कानून 10 वर्ष आप सत्ता में रहे, छोटा समय नहीं होता। मैंने 10 साल हमारी इंदिरा देश जी ने तो एक बार कहा भी था कि जो मूल निवास में जैसे मतलब जो बच्चे वहीं रह रहे हैं उन्हीं को मूल निवास दिया जाए, उन्होंने कहा है, लेकिन इस पर वो नहीं हुई ना। अच्छा आपको क्लियर है मैम, मूल निवास और अस्थायी निवास प्रमाण पत्र की क्लियरिटी है? स्थायी निवास तो कर दिया है, मतलब अभी 2016 से किया गया है कि स्थायी निवास का मतलब है कि वो जो उस समय से यहाँ रह रहे हैं वो 2000 के बाद से वही स्थायी, लेकिन वो मूल वाले वो है जो यहाँ पहले से ही रह रहे हैं और जिनके पूर्वज यहाँ पर रह रहे हैं वो मूल निवास माने जाएंगे। आपके पास लोग आके शिकायत करते हैं कि उनका सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है, ये जानकारी आपको है? कितने सर्टिफिकेट? हाँ, जो मेरा वही कहना है कि आपकी पॉलिसी तो है मूल निवास अस्थायी निवास, लेकिन उस पॉलिसी को जो इम्प्लीमेंट करने वाले अधिकारी हैं वो कितनी गलत ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं। मैं वही बता रही हूँ आपको कि जो 2 छात्राएं थे, हमारी ज्योत्ना और हमारे एक मनीषा जी थी, वो ऐसी एक छात्राएं थी कि उनको वो प्रमाण पत्र नहीं दे पाए, exactly. तो उन्होंने न्यायालय में उसके लिए लड़ाई लड़ी थी। न्यायालय से लड़ाई लड़ी तो जब सारे लोग तभी संघर्ष करा, सब उनके साथ आ गए और सड़कों पर उतर आए थे। सारे आंदोलनकारी, सारे जो राजनीतिक नेता वो भी आ गया है, भाजपा के भी और कांग्रेस के भी और यूपीडी सारे नेता इसके साथ है। वो इसीलिए आए कि उन्होंने इसमें भेदभाव कर दिया, कुछ छात्राओं को दिया है, कुछ को नहीं। तो ये बहुत बड़ी वो है, हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय है उत्तराखंड के। संदीप राणा जी, चलिए एक भू कानून पे तो डिस्कशन होना भी चाहिए, बहुत बड़ा हमारी समझ से हर प्लेटफॉर्म पे, और आप लोग कहोगे तो हम हर चौपाल लगाएंगे। भू कानून आना चाहिए और एक ऐसा मजबूत भू कानून आना चाहिए जो उत्तराखंडियों के लिए हो। लेकिन एक जो बहुत बड़ी विडंबना है, ये आप भी फेस की होगी क्योंकि आप जन नेता हो, आपके पास भी ये शिकायत आती होगी अस्थायी निवास प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र का। ये क्यों हो रहा है साहब?
देखिए कि जो उत्तराखंड की मूल अवधारणा है, जो हमारा पहाड़ी राज्य है, जी निश्चित रूप से जो हमारा जो पहाड़ का नौजवान है, भूमिहार है, उसको यहाँ पर रोजगार मिलना चाहिए, उसके काम होने चाहिए, निश्चित रूप से होना भी चाहिए। और जो भू कानून की जो बात आपने की, निश्चित रूप से सशक्त भू कानून लाने का यदि किसी ने काम किया था तो जनरल खन्नूर ने किया था। और खन्नूर जी के उस भू कानून को प्रदेश की जनता ने तो उसे तोड़ने का काम भी तो त्रिवेंद्र जी ने किया साहब। अब हमारे धामी जी ने संकल्प लिया है कि जो जनता की जो जनभावनाएं होंगी उसके अनुरूप सख्त भू कानून प्रदेश में बनाया जाएगा। और उसके लिए उन्होंने एक जो हमारी सचिव है राधा रतुड़ी जी, उनके नेतृत्व में एक टीम का गठन किया। निश्चित रूप से हमें उम्मीद है और उत्तराखंड की जनता को उम्मीद है माननीय धामी जी से, क्योंकि धामी जी ने कहा है, प्रदेश की जनता भी कह रही कि अटल जी ने बनाया है, मोदी जी संभालेंगे, उस काम को आगे बढ़ाने का काम धामी जी करेंगे। और निश्चित रूप से सख्त भू कानून इस प्रदेश में आने वाला है। प्रदीप जी, हर आदमी मान के चल रहा है कि धामी जी थोड़ा सा हट के काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा यूसीसी के लिए भी उन्होंने घोषणा की, भले अभी तक जमीन पे नहीं उतरा है, लेकिन पहली घोषणा उनकी थी, क्योंकि चुनाव के दौर में हो गए थे। उन्होंने कहा था कि यहाँ पे लेके आएंगे, यहाँ से शुरुआत होगी। कई ऐसे विषय हैं, आपने देखा होगा कि उन्होंने निकाला, चाहे नकल विरोधी कानून, कई चीजें रही। भू कानून पे भी लोगों की उम्मीदें हैं, और अगर उम्मीदें हैं तो जब तक आप जैसे लोग, आप जैसे संगठन उन्हें एक मतलब कहना चाहिए ना कि एक प्रारूप बना के नहीं देंगे, एक ब्लूप्रिंट नहीं बना के देंगे कि हमें ऐसा भू कानून चाहिए, तो क्या कभी ऐसा हुआ कि आपका संगठन उनसे मिला हो और उन्हें बताया हो कि साहब इस प्रदेश के लिए ये सबसे सशक्त मजबूत भू कानून है, इसका 19 चाहे 18 करो, लेकिन ऐसा करो? कभी ऐसा हुआ साहब? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा बिंदु छेड़ा है। जब माननीय मुख्यमंत्री ने, क्योंकि हम लगातार आपने 2002 से इस बात को लेकर चले हैं, जैसे अभी आपने कहा तिवारी जी के समय से ही भू कानून उसको लेकर चलते हैं। अगर मैं उस समय की कटिंग दिखाऊंगा तो उस समय भी कांग्रेस के कई लोग हमारे विरोध में आए थे कि इतना नहीं, इतना करना चाहिए। लेकिन तिवारी जी की वृद्ध सोच थी, उन्होंने बड़ी बेहतरीन तरीके से सोचा था। ये मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ कि 9 जिलों के लिए नहीं था, ये पूरे 13 जिलों के लिए कानून है ये। और जो हम डिमांड कर रहे हैं वो भी 13 जिलों के लिए कर रहे हैं। उसमें मेरे सैनिक परिवार हो सकता है, पाल परिवार हो सकता है, कोई भी सिख परिवार हो सकता है, हमारे मुस्लिम परिवार हो सकता है, तमाम जो 1950 से यहाँ बासिंदा है। दूसरी बात, उसमें करते करते जब हम आए तो हमने जब ज्ञापन पे ज्ञापन देते थे तो माननीय मुख्यमंत्री ने फिर एक कमेटी गठित करी। मुझे खुशी थी कि कमेटी में दोनों अधिकारी मुझे सही लगे, पुरुषोत्तम जी भी और सुभाष कुमार जी भी, दोनों जमीनी आदमी थे। और जब कमेटी से सुझाव मांगे गए, हमने भी सुझाव दिया, हमारी 1 to 1 भी, हमने उनसे डायलॉग किया, हमने अपना मेमोरेंडम दिया, पूरी उसके साथ दिया। मुझे पीड़ा इस बात की है कि जब कमेटी बन गई, सब कुछ हो गया, वो बाहर क्यों नहीं आया? क्या ये कमेटी इसलिए बनाई जाती है कि लिंगर ऑन किया जाए? आज भी स्थायी राजधानी से लेके लोकायुक्त से लेके सब चीजों की कमेटियां बनी हुई हैं। लोकायुक्त कहाँ है? करोड़ों रुपए की क्यों हम ये खर्च कर रहे हैं? मतलब मैं अपने मोहल्ले की गली में टाइल्स लगाने की डिमांड कर रहा हूँ तो विभाग कह रहा है पैसा नहीं है, लेकिन लोकायुक्त में जज साहब नहीं बैठे, लेकिन कई वर्षों से वहां खा के उनको कर्मचारियों को तनख्वाह दी जा रही है। आप एक बात, दूसरी बात, आप जो है मूल निवास के नाम पे लोगों को गुमराह कर रहे हैं, भटकाने का काम कर रहे हैं। अब वो सोच रहे हैं कि पोलराइजेशन हो जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं कि इसमें मूल निवास में 1950 से जो भी यहाँ रह रहा है, उसमें सरकार को वृहद स्तर पे अच्छे अधिकारियों की कमेटी बनानी चाहिए। अब कल उन्होंने एक कमेटी का, पहली बात तो मूल निवास को ये मान नहीं रहे थे। अब मुझे खुशी है इस बात की, मैंने उसका स्वागत भी किया, लेकिन उसमें हमारे किसी अखबार ने आधा छापा, किसी ने आधा सही छापा। उसमें मैंने ये कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री के पहले कदम का मैं स्वागत करता हूं कि उन्होंने इस बात को तो माना कि भाई मूल निवास कोई चीज है और वो जो बन गया उनको दोबारा स्थायी नहीं बनाना पड़ेगा। एक बात, अगले कदम के हम इंतजार कर रहे हैं कि हमारे नौनियालों को, मैं फिर कह रहा हूँ कि भगवानपुर जो हमारा बॉर्डर है, उसके वहां जो किसान जो गन्ना उगा रहा है, जिसने जो काशीपुर में जो आलू उगा रहा है, जो यहाँ हमारे बासमती हमारे मुस्लिम परिवार करते हैं, उनके बच्चे आज भी आप खाली अपने जमीन में से क्या टुकड़ा बेचते रहेंगे? वो कब इसमें रोजगार में लगेंगे? उसके लिए क्यों नहीं नीति बनाई जाती? तो माननीय मुख्यमंत्री को मैं इससे उम्मीद कर रहा था कि ऊर्जावान है, कम्युनिकेशन अच्छा है, मोदी जी के साथ उनका संवाद बन रहा है, लेकिन ये तब सही है, उनको याद रखना होगा ये भी उत्तराखंड है। अब वो सबसे बड़ी बात है कि वो उस खटीमा भूमि से आते हैं जहां पहले दिन शहादत हुई थी। चलिए सती में प्रदीप जी, अंतिम कमेंट आपसे ही ले लेते हैं, क्योंकि कल महत्वपूर्ण भूमिका में आप लोग रहोगे। क्या आपको लगता है पूरा उत्तराखंड आपके समर्थन में रहेगा? निश्चित रूप 13 से, जिले, क्योंकि बार बार 9 जिले 4 जिले 9 जिले 4 जिले की बात होती है, तो क्या कल आपको उम्मीद है कि 13 जिले
आपके इस आंदोलन में एक साथ खड़े मिलेंगे? संजय जी, आप स्वयं देखेंगे, मैं फिर कह रहा हूँ कि और जगह बसें जुटाई जाती हैं। हमारे यहाँ बस अगर जो जुटा रहे हैं ना, तो वो आपस में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि 150 देने, 100 देने। जो रुड़की से बसें आ रही हैं, गढ़पाल से जो बसें आ रही हैं, जो है भगवानपुर से जो बस आ रही है, ये विकासनगर से जो बस आ रही है। धन्यवाद, धन्यवाद प्रदीप प्रीति जी, धन्यवाद संदीप राणा जी, और धन्यवाद भंडारी जी। विषय बहुत महत्वपूर्ण, बहुत सी साहते हुई, और वह संघर्ष अगर हुआ है, साहते हुई है, और उस महत्वपूर्ण भूमिका में मातृशक्ति रही हो, तो उनकी बात को मूर्त रूप पे उतारना भी चाहिए, और जो वह चाहती हैं उसको पूरा नहीं, कुछ तो करना चाहिए। भू कानून कोई इतना बड़ा विषय नहीं है जिसके लिए कई कमेटियां और समितियां बनाई जाए। भू कानून से तो प्रदेश का ही लाभ होगा, प्रदेशवासियों का ही लाभ होगा। और जिस तरह से धामी जी ने समिति बनाई है और उसकी रिपोर्ट आई है, हमें लगता है कि एक मजबूत भू कानून सामने आएगा। कल का आंदोलन है, कल सब इकट्ठे होंगे, अपनी बात रखेंगे, उनकी भी बात सुनी जानी चाहिए, उनका जो ब्लूप्रिंट है उस पर भी विचार किया जाना चाहिए, लेकिन अंत में भू कानून आने का सभी को समर्थन करना चाहिए। धन्यवाद। देखते रहिए VIP न्यूज़।